हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों आज मास ट्रांसफर के 30 क्वेश्चन। इससे पहले जो है मास ट्रांसफर के अप्रोक्स 80 क्वेश्चन मैंने जो है अपने वीडियो पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसमें डिस्टिलेशन के लगभग 65 क्वेश्चन हैं और एब्जॉर्प्शन के हैं, कुछ कूलिंग टावर के भी हैं, उनको भी देख लीजिएगा। तो इससे मास ट्रांसफर आपका मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मास ट्रांसफर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, यूनिट ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड डिफ्यूजिविटी। तो इतने सारे एक में है कि मास ट्रांसफर क्या है, डिफ्यूजन क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास ट्रांसफर एंड डिफ्यूजन, यूनिट क्या है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की, या डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या है, ये सब इसमें पहले क्वेश्चन में है। ठीक है, तो मास ट्रांसफर क्या है दोस्तों? तो मास ट्रांसफर क्या है, जैसे मैंने दो कंपोनेंट का मिक्सचर लिया है, तो जब दो कंपोनेंट का मिक्सचर रहेगा तो हायर कंसंट्रेशन मिक्सचर कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है हायर कंसंट्रेशन का जो है मिक्सचर लिया है, इसको थोड़ा सा जो है प्रीहीट कर दिया। हमने क्या कर दिया दोस्तों, थोड़ा सा गर्म कर दिया और उसको ये जो है डिस्टिलेशन टावर में डाल दिया। तो इसमें क्या हुआ, मोर वोलेटाइल तुरंत जो है ऊपर उठेगा और जो कंडेंसर से कंडेंस होकर सेपरेट हो जाएगा, लेस वोलेटाइल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसके वे में अगर हम समझाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मास ट्रांसफर एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें जो है किसी भी कंपोनेंट का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ क्या हुआ है, मूवमेंट हुई है ना। यानी कि कंपोनेंट का हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, मास का ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। और डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि सेम ये भी कहता है कि जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट कराना हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम का जो है ढक्कन जो है, आप परफ्यूम की बोतल है सपोज कीजिए, उसका ढक्कन पूरा खोल लीजिए और रूम में रख दीजिए, तो थोड़ी देर में वो जो है परफ्यूम जो है पूरे रूम में फैल जाएगा। पूरे रूम में जो है परफ्यूम की जो है आपको जो है आभास होगा, महसूस होगा, सुगंध जिसे कहेंगे वो आप फील करोगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो परफ्यूम रखा गया था तो वो हायर कंसंट्रेशन रीजन उसको कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो परफ्यूम के एक जो है बोतल में है, तो वो हायर कंसंट्रेशन रीजन हो गया। फिर वो आपके रूम में चारों तरफ फैल गया, यानी कि वो उनका मूवमेंट कहाँ से हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो इसलिए जो है यही चीज मास ट्रांसफर में भी हो रहा है, यही जो है डिफ्यूजन में भी हो रहा है। ठीक है, और तो मेरे हिसाब से जो है एक तरह से दोनों सिमिलर हैं, और कुछ बारीक डिफरेंस होंगे तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अगर होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का यूनिट आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा और डिफ्यूजिविटी का मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स लॉ मास ट्रांसफर में। तो देखिए दोस्तों, जैसे हीट ट्रांसफर में आपका जो है, हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर में जो है आपका कंडक्शन के लिए फोरियर बहुत इंपॉर्टेंट था, और कन्वेक्शन के लिए जो है आपका न्यूटन्स कूलिंग लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, रेडिएशन में जो है आपका बोल्टमैन का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे मास ट्रांसफर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है नियम जो है मास ट्रांसफर का यही है, फिक्स लॉ। ठीक है, ये क्या होता है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चूंकि ये बुक में है और उसमें हम कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते, तो उसको हम एक्स्ट्रा क्या समझाएं आपको। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स मास ट्रांसफर में क्या होता है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस आपका ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा मास ट्रांसफर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाट इज ग्रेडियंट। ठीक है, व्हाट इज ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, इसके अलावा और भी कोई ग्रेडियंट है तो उसको आप इजिली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ग्रेडियंट क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। जो है इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों कि बहुत छोटी छोटी चीज पूछी जाती है और देखा जाता है कि क्या आपको जो है अच्छे से ये समझ पा रहे हो, समझा पा रहे हो, कॉन्फिडेंट वो लेवल देखते हैं। छोटी सी चीज जैसे ये पूछ जो है ग्रेडियंट क्या है, अगर आप जो है
ग्रेडियंट को अच्छे से समझ जाएंगे तो बता देंगे, तो वो कहेगा कि हाँ इसका कंसेप्ट क्लियर है। वो बस ये देखते हैं कि कंफ्यूजन में ना रहे कोई भी जो है, जिसको मैं सेलेक्ट करूँ वो कंफ्यूजन में ना रहे, है ना। तो बस जो है कॉन्फिडेंट देखते हैं। तो ग्रेडियंट हमारा क्या होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ग्रेडियंट जो है छोटी सी चीज है, लेकिन उसको अगर अच्छे से क्लियर समझा दोगे तो बहुत जो है बेहतर होगा आपके लिए। तो ग्रेडियंट हमारा होता है कि कोई भी चेंज हो पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज हो रहा है तो उसे ग्रेडियंट कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा था, जो है मास ट्रांसफर ग्रेडियंट, है ना। मास ट्रांसफर ग्रेडियंट की बात किए थे हमने। तो जो है मास का जो है कंसंट्रेशन जो है लेंथ के प्रति जो है चेंज हो रहा है, तो है ना। मास कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग अगर जो है चेंज हो रहा है उसमें, तो वो जो है हमारा जो है एक तरह से आपका मास ट्रांसफर ग्रेडियंट कहला जाएगा, ठीक है। या आपका अगर बात करें जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुआ, तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर, बस चेंज में आप टेम्परेचर लिख लो, है ना। चेंज में आप जो है टेम्परेचर लिख लो, तो टेम्परेचर का चेंज जो है पर यूनिट लेंथ ही टेम्परेचर ग्रेडियंट कहला जाएगा। जैसे ये जो है रोड है हमारी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से जाते, यहाँ पे मान लो कि 100 डिग्री रोड का टेम्परेचर था, यहाँ पे इस लेंथ पे जो है आके ये जो है 50 डिग्री का ही रह गया। तो आप कह सकते हो कि जो है लेंथ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है लेंथ के अकॉर्डिंग, वही आपका जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें तो वेलोसिटी, यहाँ पे जो है वेलोसिटी चेंज बस लिख दीजिए, वेलोसिटी चेंज, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे गया कोई कार है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, उतनी दूर मतलब उतने लेंथ पे गई तो उसकी कुछ और वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी का जो चेंज है लेंथ के सापेक्ष, है ना, तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट कहला जाएगा, है ना। आपने वो पढ़ा होगा जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसमें जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आपने जो पढ़ा होगा, तो जो है उसमें du अपॉन dy, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि वेलोसिटी में जो लेंथ के सापेक्ष वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट हो रहा है। वैसे अगर जो है थर्मल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो जो है हीट का जो है पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो रहा है वो थर्मल ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस चेंज पर यूनिट लेंथ, कुछ भी ग्रेडियंट कहे तो उसको बस चेंज की जगह पे लगा दीजिए। कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट लेंथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, मतलब उसे कह देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है फिल्म थ्योरी, पेनिट्रेशन थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, टू फिल्म थ्योरी और बाउंड्री लेयर थ्योरी। ये जो बस आपको मैं टॉपिक बताया हूँ कि जैसे इसको इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। वैसे जो है ये जितनी भी थ्योरी हैं इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जिसने जैसे ही लैंग्वेज में लिखा है वैसे आप रट लो, क्योंकि उसको और जो है किसी मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आप अलग से जोड़ सकते हो, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायमेंशनलेस नंबर है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसमें जो है मास ट्रांसफर में जो डायमेंशन है, डायमेंशनलेस नंबर है वो बस 3 है। शेरवुड नंबर है, स्मिथ है और लुईस नंबर है। लुईस नंबर जो है आपका हीट और मास ट्रांसफर दोनों के लिए यूज होती है, कूलिंग टावर में इसका सबसे ज्यादा यूज है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है डायमेंशनलेस नंबर भी आप जो है बुक से पढ़ लीजिएगा क्या क्या किसका डिफरेंस है ना। नेक्स्ट है ट्रैक कॉलम वर्सेस पैक्ड कॉलम, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो है पैक्ड कॉलम कहाँ यूज करना है, ट्रैक कॉलम कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो उसको मैं बता दूं थोड़ा सा ही, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ, बाकी तो जो पढ़े होंगे वही बताना है आपको। देखिए क्या होता है कि अगर हम पैक्ड कॉलम की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, पैक्ड कॉलम की, ठीक है। तो पैक्ड कॉलम में पहला जो पॉइंट है कि इफ डायमीटर जो है लेस देन 6 मीटर है, 0.6 है ना, 0.6 मीटर अगर जो डायमीटर है टावर का, एक तरह से कह सकते हैं कि 0.6 जो है मीटर से कम जो है डायमीटर की जहां जरूरत होती है, तो वहां पे आपका पैक्ड कॉलम होता है, ठीक है। पैक्ड कॉलम में जो है मैक्सिमम कह सकते हो डायमीटर जो है 0.6 तक लेते हैं। उसके अलावा जो है पैक्ड कॉलम में अधिकतर
कहाँ यूज होगा वो दूसरा है लो प्रेशर। दूसरा क्या पॉइंट है दोस्तों, लो प्रेशर के लिए या ये कह लो कि वैक्यूम में, है ना, जहाँ पे वैक्यूम में जो है सेपरेशन कराना है या वेरी लो प्रेशर पे जो है सेपरेशन कराना है, वहां पे आपको पैक्ड कॉलम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी कैपेसिटी भी लो होती है, यानी कि लो कैपेसिटी, ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी लो होती है। तो आप कह सकते हो कि जहाँ पे जो है टावर का डायमीटर 0.6 से कम हो, लो प्रेशर जो है एक तरह से लो प्रेशर वहां पे हो, सेपरेशन में जो प्रेशर है वो बहुत कम प्रेशर है या वैक्यूम में है। या तीसरा कह सकते हो कि लो कैपेसिटी जो है कम रखना है जहाँ पे, है ना, ये नहीं कि जो है 1000 मीटर क्यूब पर हावर उसकी कैपेसिटी, तो वहां पे जो है पैक्ड कॉलम का यूज ना करके ट्रे कॉलम का यूज करेंगे। इसके अलावा जो है कोरोजिव, जहाँ पे आपको कोरोजिव हो गया, कोरोजिव लिक्विड, स्केलिंग लिक्विड, है ना, कोरोजिव के लिए स्केलिंग के लिए जो है आप जो है हाईली कोरोजिव कोई लिक्विड का सेपरेशन कराना है, या हाईली जो है फाउलिंग लिक्विड है, या हाईली स्केलिंग लिक्विड है, तो उनके लिए जो है आप किसका चूज करेंगे, पैक्ड कॉलम का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है प्रेशर ड्रॉप हाई। इसके जो है इसमें जो होता है दोस्तों प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप जो है हाई होता है, ठीक है। ये जो है ये चौथी पॉइंट और ये पांचवें पॉइंट, 5 पॉइंट आप माइंड में रखें कि जहाँ पे 0.6 मीटर डायमीटर से कम हो प्रेशर, जो जहाँ पे ऑपरेशन का प्रेशर लो है, जहाँ पे कैपेसिटी लो है, जहाँ पे जो है लिक्विड जो हैंडल करना है सेपरेट करना है वो हाईली कोरोजिव है या हाईली स्केलिंग है, या पांचवा प्रेशर ड्रॉप जहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हमारा जो है पैक्ड कॉलम होता है एक तरह से। जैसे मैंने जो है एक ये है हमारा पैकिंग है जो है इसको इंटेलेक्स साइडल करके कुछ इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो है पैकिंग मटेरियल है जो पैक्ड कॉलम में यूज होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर ड्रॉप समझिए कैसे होता है, अगर जो है पैकिंग ऐसे डंप कर दी गई है तो सेपरेशन यहाँ पे थोड़ा टकराएगी, गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे पड़ी है तो आप जानते हो कि जो पैक्ड कॉलम में मैक्सिमम जो है यूज होने वाली जो फीडिंग वो है वो रैंडम है, रैंडमली ही हम रखते हैं, रैंडम जो है पैकिंग करते हैं ना। दो पैकिंग जो आपके होते हैं, एक तो आपका जो है रैंडमली होती है और एक जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि इसको जो है किसी ने डंप कर दिया तो अगर इस केस में अगर वो पैक्ड कॉलम गिरी है तो सेपरेशन बहुत इजीली होगा, थोड़ा प्रेशर ड्रॉप जो है मैक्सिमम नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो ऐसे रख दी गई तो जो है गैस नीचे से यहाँ पे जाएगी, पूरी तरह से टकराएगी, उसके बाद जो उसका जो है प्रेशर बहुत ही ड्रॉप होगा, तब वो जो है जो निकल के साइड से जाएगी। या ऐसे अगर ऐसे पड़ गई तो यहाँ पे पूरी ट्रैप ही हो जाएगी, एकदम अच्छे से ट्रैप हो जाएगी, वो निकल ही नहीं पाएगा, बहुत कम मात्रा में निकल पाएगा। तो इसी वजह से जो है एक तरह से इसका प्रेशर ड्रॉप जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट है जो बुक में बहुत सही दी हैं, तो उसको आप जो है डायरेक्ट बता सकते हो, फिर आगे जो है थोड़ा सा और क्लियर मैं कर दूंगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका जो है ट्रे कॉलम पैक्ड कॉलम होगा। डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ पैकिंग और रैंडम पैकिंग। रैंडम पैकिंग कहाँ पे यूज होती है, स्ट्रक्चर पैकिंग कैसे क्यों मतलब यूज होती है, और कैसे इसकी फीडिंग करते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा कि स्ट्रक्चर पैकिंग वर्सेस जो है रैंडम पैकिंग दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे टावर में भरे जाते हैं, वो सारी चीजें जो है ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस हैं, ठीक है। और उसके अलावा यह भी है कि जो वीडियो में पड़ी है कि वॉल ट्रे, बबल कैप ट्रे और सीव ट्रे कहाँ पे यूज होती है, क्यों यूज होती हैं, और इनमें जो है इनके डिसएडवांटेज एडवांटेज सब अच्छे से मैंने बता रखा है, ये पूछे जा रहे हैं ऐसे। और एक ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड डी एब्जॉर्प्शन। डी एब्जॉर्प्शन यानी कि स्ट्रिपिंग, और इनके जो है फैक्टर अफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप अभी नेक्स्ट जब ये पूरा हम खत्म करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें
पूरा डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिलेटिव वोलालिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिलेटिव वोलालिटी, है ना। सॉरी, अब जो है रिलेटिव वोलालिटी को मैं बता दूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज है जो कभी आप ना भूलो। मोल फ्रैक्शन ये सब कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है। हाँ, रिलेटिव वोलालिटी, रिलेटिव वोलालिटी को अगर हम अल्फा से डिनोट करें तो ये होते हैं दोस्तों, रेशियो होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है। मोर वोलाटाइल कंपोनेंट अपन जो है वेपर प्रेशर ऑफ लेस वोलाटाइल कंपोनेंट। देखो जो है रिलेटिव वोलाटिलिटी क्या होती है कि रिलेटिव वोलाटिलिटी जो है एक तरह से रेशियो होती है जो है किस का, वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ लेस वोलाटाइल कंपोनेंट, ठीक है। जैसे जो है लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर है, किसका है, एक तो H2O का है और दूसरा किसका है, अमोनिया का है, ठीक है। तो अमोनिया यहाँ पे मोर वोलेटाइल है, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे अमोनिया उड़ के जो है चली जाएगी कंडेंसर में, कंडेंस होकर सेपरेट हो जाएगी। वाटर जो है लेस वोलेटाइल है इसके कंपोनेंट, मतलब इसके कंपैरिजन। तो रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यानी कि अमोनिया की, और वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ लेस वोलेटाइल यानी कि वाटर की। तो ये रेशियो जो है रिलेटिव वोलेटिलिटी कहलाती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि आपका जो है कौन से, अगर जो है रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू जो है 1 है तो क्या सेपरेशन पॉसिबल है, तो जो है सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। सेपरेशन पॉसिबल कब होगा, जब जो है रिलेटिव वोलेटिलिटी की जो है वैल्यू जो है 1 से या तो कम हो या 1 से ज्यादा हो। और रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू जितना ही अधिक होती है उतना ही जो है सेपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि जो है ये जो है एक तरह से मेजर ऑफ सेपरेबिलिटी है, यानी कि ये जो है एक तरह से सेपरेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा उसकी जो है एक तरह से मेजरमेंट भी करती है। कौन, रिलेटिव वोलेटिलिटी। रिलेटिव वोलेटिलिटी से हम पता कर सकते हैं कि कोई सेपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, 1 से थोड़ा ज्यादा है तो सेपरेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है थोड़ा क्रिटिकल होगा। अगर जितना ही 1 से अधिक और हो रहा है तो सेपरेशन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा फैक्टर जो है रिलेटिव जो है वोलेटिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर जो है एक तरह से रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है प्रेशर के है ना, ये जो अल्फा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। समझ में आया आपको। दूसरा जो पॉइंट है इसका ये कह सकते हो कि रिलेटिव वोलेटिलिटी का जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, वरी करती रहती है, ठीक है। टेम्परेचर की कोई पूछे तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो जो है वरी करती रहेगी, और जबकि प्रेशर की कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये जो है प्रेशर बढ़ाने पे इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। कह सकते हो कि एज द प्रेशर इंक्रीज द रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। तो ये रिलेटिव वोलेटिलिटी हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारा कि ये तो हमारा रहेगा ही डिफरेंट बिटवीन एब्जॉर्प्शन, ये हटा देते हैं। रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, अफेक्ट क्या है, ये भी आपको पता चल गया। डिफरेंट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, ये जो है अब लगभग बहुत लोगों से पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते हैं। गलती क्यों करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि डिफरेंट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और बबल पॉइंट के पहले लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और जो है बबल पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी वो बॉइलिंग पॉइंट को आप कह सकते हो कि जो है पॉइंट मतलब कि जो है वह पॉइंट जिसपे जो है लिक्विड जो है बॉईल करता है।
बबल में भी जो है लिक्विड बॉईल कर सकता है ना, मतलब करता है। अगर इसको अच्छे से अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड इसको जो है अच्छे से समझाऊं, क्योंकि इसमें थोड़े से भी अगर वो होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी यूनिट। हाँ देखिए, इसकी अगर बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये जो है टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, ठीक है। द बबल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, ठीक है। सेम डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक वह पॉइंट है जिसपे जो है लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, लिक्विड जो है बॉयल स्टार्ट, मतलब लिक्विड जो है एक तरह से बॉइलिंग होना शुरू करता है, ठीक है। या बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट है जिसपे जो है लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर के इक्विलिब्रियम में होता है ना, तो ये भी कह सकते हो। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में भी जो है लिक्विड जो है स्टार्ट टू बॉईल करता है, बबल पॉइंट में भी जो है लिक्विड स्टार्ट टू बॉईल करता है, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम लोग जो है इस कंसेप्ट को जो है नहीं समझ पाते कि जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी भी जो है एक तरह से ट्रू लिक्विड, किसी भी ट्रू लिक्विड मतलब किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बबल पॉइंट जो होता है ये जो है किसी भी लिक्विड मिक्सचर के लिए होता है, किसी भी लिक्विड मिक्सचर के लिए, यही मेन डिफरेंस है। जैसे वाटर है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है, लेकिन अगर जो है वाटर के साथ कुछ और मिक्सर है, वाटर मिक्सचर है, कुछ वाटर मिक्सचर में कुछ भी वाटर के साथ मिक्स करा दो, तो उसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ना करके उसको जो है बबल पॉइंट उसे कहेंगे। यानी कि जो है किसी भी प्योर लिक्विड के लिए, ट्रू लिक्विड नहीं, प्योर लिक्विड आप समझिए, किसी भी प्योर लिक्विड की जो होती है बॉइलिंग पॉइंट होती है, और लिक्विड मिक्सचर जो होता है उसकी जो है बबल पॉइंट होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है आपको याद रखना है, नहीं तो जो है गलती कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट तो आप जानते हो कि जो है जहाँ पे आपका ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सेचुरेटेड वेपर स्टार्ट टू कंडेंस। यहाँ पे जो है सेचुरेटेड वेपर स्टार्ट टू कंडेंस, क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सेचुरेटेड वेपर है आपकी, सेचुरेटेड वेपर स्टार्ट टू कंडेंस, तो उसको क्या करेंगे, स्टार्ट टू कंडेंस, तो वो हो जाएगी ड्यू पॉइंट, ठीक है। ये भी जो है किसी भी लिक्विड मिक्सचर में होता है, ठीक है। तो इसको भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये भी आप समझ गए। इसके अलावा थोड़ा सा हट गया, VLE कर्व जो है, एक VLE यानी कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व जो होता है किस किस के बीच खींचा गया है, उसकी स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा जो है बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम में एक्स एक्सेस पे क्या लिया गया, वाई एक्सेस पे क्या लिया गया है, और ये जो कर्व में भी किस किस एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, और इम्पोर्टेंस इनके क्या है, क्यों स्टडी करते हैं, ये जो बहुत अच्छा जो के गवानी में लिखा है उसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एजोट्रोप, इट्स टाइप, है ना। एजोट्रोप क्या होता है, उसके जो है टाइप क्या है। तो एजोट्रोप तो आपको सबको मालूम है कि एजोट्रोप जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। मतलब कि एजोट्रोप का मतलब कि जो है वो अगर जो कोई भी लिक्विड मिक्सचर है, जैसे लिक्विड मिक्सचर है जिसमें जो है कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, ठीक है। तो एजोट्रोप मिक्सचर का मतलब कि एजोट्रोप क्या होगा कि ये मिक्सचर जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है मतलब एकदम से क्लोजली होते हैं। तो टेम्परेचर दोगे तो साथ उठेंगे, मतलब साथ वेपराइज होंगे, साथ कंडेंस होंगे,
और सेपरेट नहीं होंगे, यानी कि इनके कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर। ठीक है, तो ये तो एजेट्रोप हो गया। तो फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो की मेमोरी फुल हो गई थी, तो जो है इसको फिर से थोड़ा सा बचा है उसे और देख लेते हैं। दूसरी बार मैं इसको जो है वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कट करके ऐड कर दूंगा। इसमें जो है व्हाट इज एजेट्रोप है मैंने बताया था थोड़ा और इसके बारे में। इसके अलावा मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप क्या है, वो वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बहुत अच्छे से समझाया हूँ बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल ले लेके। इसका एग्जांपल जैसे इथेनॉल प्लस वाटर जो है मिनिमम का है, मैक्सिमम का क्या क्या है, एसीटोन एंड क्लोरोफार्म है, या HCl एंड वाटर का कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है फेंसेक इक्वेशन क्या है, मैकथिल मेथड से जो है नंबर ऑफ ट्रेन निकालना, पंचवर्ट मेथड क्या है, लुईस सेरोन मेथड क्या है, ये सब जो है मेथड में के एजप्शन आपको याद करना है। एक तो कैसे निकाला जाता है वो थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी रखिए, और जो इनके एजप्शन क्या माने गए, यानी कि क्या जो है उन्होंने कांस्टेंट लेके ये काम किया है, इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। डिस्टिलेशन की ये जो है एक तरह से आपका डिस्टिलेशन की ये हार्ट है, ये टॉपिक नंबर ऑफ ट्रेन जो निकालना है, और ये मेथड से अगर निकाल ले रहे हो तो यकीन मानिए कि आपका डिस्टिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट है। और मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो है टॉपिक है। ठीक है, उसी में जो है क्यू लाइन क्या है, स्लोप ऑफ क्यू लाइन क्या है, क्यू की जो वैल्यू होती है सैचुरेट के, अनसैचुरेटेड, सुपर हीटेड वेपर की, तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है कि वाई रिबॉयलर कंसीडर अ थ्योरेटिकल स्टेज, तो ये आप जानते हो कि क्योंकि जो है रिबॉयलर में आपका जो है लिक्विड और जो है वेपर जो है दोनों इक्वेरियम कंडीशन में होते हैं, तो ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिफ्लक्स रेशियो, नहीं व्हाट इफ रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज। कह रहा है कि अगर रिफ्लक्स रेशियो अगर बढ़ जा रही है तो क्या होगा, व्हाट इफ यानी कि क्या होगा अगर आपकी रिफ्लक्स रेशियो बढ़ा दें, तो रिफ्लक्स रेशियो बढ़ा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि रिफ्लक्स रेशियो अगर बढ़ जा रही है तो क्या होगा। तो एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। अगर रिफ्लक्स रेशियो बढ़ गई तो क्या होगा कि एक तो रिबॉयलर है और दूसरा जो है कंडेंसर। रिबॉयलर और कंडेंसर दोनों की जो है ड्यूटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनका जो इन पे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है इनकी ड्यूटी जो है बढ़ जाएगी। दूसरा जो है इसका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ऑल्सो इंक्रीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जो ऑपरेट करने की जो कॉस्ट आएगी, क्योंकि उसमें जो है मैक्सिमम आपको हीट लगेगा, जो है कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ेगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट एक तरह से बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज ये हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेज जो है क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेज डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेज जो है डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है आपका जो डिस्टिलेशन कॉलम का जो है शॉर्टेज हो, यानी कि छोटा उसका जो है कॉलम डायमीटर जो है इंक्रीज हो जाएगा। कॉलम एक तरह से हमारा जो है नंबर ऑफ स्टेज जो है डिक्रीज हो जाएंगे, और लेकिन कॉलम का डायमीटर तो इंक्रीज ही रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है अगर बढ़ जा रही है रिफ्लक्स रेशियो, तो ये है उसका जो है नतीजा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन। कॉलम क्या जो फ्लैश डिस्टिलेशन क्या है, रिएक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। ठीक है, तो फ्लैश डिस्टिलेशन क्या है उसको एक वर्ड में अगर समझे तो हमने जो डायग्राम बना के इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ये हमारा जो है डिस्टिलेशन टावर है, यहाँ से कंडेंस होके यहाँ कंडेंसर में आ गई, और यहाँ से जो है प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ से रिफ्लक्स आ गया, यहाँ से जो है रिबॉयलर को चली गई या रेसिड्यू जो भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लैश डिस्टिलेशन में जो फीड है, फीड को हम बस थोड़ा सा जो है प्रीहीट कर लेते हैं, प्रीहीटर में ले जाके थोड़ा सा प्रीहीट करा देते हैं, और इसको जो है डिस्टिलेशन टावर में जैसे ही फीड करेंगे तो ये जो है इसमें जो है एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, यानी कि इसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ठीक है,
जैसे फ्लैश डिस्टिलेशन एक तरह से इसको डिफाइन करेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन इज अ सिंगल स्टेज सेपरेशन टेक्निक्स फॉर फ्लैश डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज वेरी हाई। यानी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आप मान लो कि जो है एक जो है अमोनिया का मान लो और दूसरा जो है आप मान दो वाटर का, ठीक है। इसको प्रीहीट किए, वैसे अमोनिया वाटर का छोड़ो, जो हमारे एनजी गैस होते हैं, एनजी गैस में जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं उनको लेके हम इसमें कराते हैं। या क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में जैसे हाँ सबसे अच्छा जो है क्रूड ऑयल का ले लो। और क्रूड ऑयल में जो है आपकी एनजी गैस है, एनजी गैस है और प्लस जो है ऑयल है, क्रूड ऑयल है। तो इनको इसमें डालेंगे तो जो है जो एनजी गैस है ऊपर निकल जाएगी, उसको सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे जो है इसको क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा। तो ये एक तरह से सिंगल स्टेज जो है सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा व्हाट इज जो है फ्लैश डिस्टिलेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है रिएक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? तो रिएक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इन दिस कॉलम रिएक्शन एंड सेपरेशन टेक प्लेस सिमुलेटरी। यानी कि इसमें जो है 1 सेकंड बस, इसमें जो है आपका एक तरह से हमारा जो है एक तरह से रिएक्शन के साथ साथ सेपरेशन होता रहता है। किसमें? जो है रिएक्टिव, जो आपका जो है रिएक्टिव डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। यानी कि इसमें रिएक्शन होगा और जैसे ही होगा तो लिक्विड से वेपर निकलेगी तो वो सेपरेट हो जाएगी। इसको कहने का मतलब ये है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रे एफिशिएंसी निकालना आपको आनी चाहिए। जैसे लोकल जो है एफिशिएंसी या पॉइंट एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, मर्फी प्लेट एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए जो है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाता है। इसके अलावा जो है व्हाई केटल टाइप रिबॉयलर यूज, कैन वी यूज बॉयलर इन अ प्लेस ऑफ रिबॉयलर। कह रहा है केटल टाइप रिबॉयलर का यूज क्यों करते हैं, क्या हम जो है बॉयलर का यूज जो है रिबॉयलर के स्थान पे कर सकते हैं। तो पहले तो समझिए केटल टाइप रिबॉयलर का यूज क्यों करते हैं। केटल टाइप रिबॉयलर का जो है इवापोरेशन रेट है, इवापोरेशन जो है रेट वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और दूसरा जो है फ्लोटिंग हेड, जो इसमें जो है फ्लोटिंग हेड होता है। केटल टाइप बॉयलर में जो है फ्लोटिंग हेड होता है। यानी कि कहने का मतलब कि एक्सपेंशन जो है ट्यूब में एक्सपेंड, अगर ट्यूब एक्सपेंड कर रही है, सिकुड़ रही है, तो उसको उससे जो है थर्मल शॉक से बचने के लिए जो है उसमें फ्लोटिंग हेड प्रोवाइड होता है। तो इसलिए जो है सेफ्टी पर्पज के लिए तो जो है उसमें नुकसान कम होता है। उसके अलावा जो है इसमें इवापोरेशन रेट ज्यादा होता है, इसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या हम बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है रिबॉयलर के स्थान पे। तो बॉयलर में क्या होता है कि ये जो है जैसे हमारा जो है सेल इन ट्यूब टाइप जो है, जैसे वाटर टाइप रिबॉयलर है, वाटर टाइप बॉयलर, ठीक है। बॉयलर में कई टाइप होते हैं, वाटर ट्यूब टाइप बॉयलर होते हैं और जो है फायर ट्यूब टाइप बॉयलर होते हैं। तो सपोज कीजिए अगर वाटर ट्यूब बॉयलर है तो उसके आउट मतलब जो फ्लू गैस है वो जो है सराउंडिंग में होगी और वाटर जो है ट्यूब में होगा, ये होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अब ये कह रहा है कि क्या हम रिबॉयलर में हम जो है जो यूज करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में वो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं। तो सपोज कीजिए कि जब कभी भी अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा भी जो है फ्लेमेबल जो लिक्विड जो है हीट के संपर्क में आएगा जो फ्लू गैस के, तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, लीचिंग क्या होती है, वो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। लिक्विड एक्सट्रैक्शन वर्सेस लीचिंग में जैसे आपको कॉफी सीड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और जो है इसके अलावा कुछ लॉ है जैसे राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ, गिब्स फेज लॉ, मोल फ्रैक्शन क्या है, वेट फ्रैक्शन क्या है, इसको जो है आप समझ लीजिएगा। अब हमारा जो है एक बस क्वेश्चन बचा है कि एब्जॉर्प्शन और जो है स्ट्रिपिंग में क्या अंतर है, उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। उसमें कुछ खास वो नहीं है। एक तरफ से हम एब्जॉर्प्शन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है और यहाँ पे जो है डी एब्जॉर्प्शन का मतलब कि स्ट्रिपिंग भी कहते हैं इसको, स्ट्रिपिंग, ठीक है। इसको अगर देखें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे हमारा जो है, इसको एक उससे डायग्राम से समझा दे रहे हैं, अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
जैसे हमारा जो है एब्जॉर्प्शन कॉलम ये है, ठीक है। तो हमारी जो है यहाँ से गैस निकल रही है, यहाँ से हमारा लिक्विड है, ये हमारा जो है लिक्विड आउटलेट है। और यहाँ पे हमने जो है गैस को इनलेट करा दिया, गैस इनलेट। ये गैस यहाँ से ऊपर उठी, ये हमारी पैकिंग हो गई सब, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है लिक्विड इन हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लीन गैस आउट। देखिए जैसे ये कोई गैस है, गैस में जो है हमारा अमोनिया है प्लस जो है एयर है, एयर और अमोनिया का मिक्सचर है। तो इसमें से जो है हमें जो है अमोनिया को हटाना है और एयर को हटाना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पे ऊपर से हम जो है पानी गिराते हैं, ठीक है। यहाँ से पानी गिराएंगे तो पानी में अमोनिया जो है डिजोल्व होके यहाँ पे आउट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे NH4OH अमोनिकल सोल्यूशन बना के आउट हो जाएगी। और एयर जो है क्लीन एयर, यहाँ पे क्लीन जो है गैस या क्लीन एयर जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हुई गैस ऑब्जॉर्प्शन। गैस ऑब्जॉर्प्शन में जो है यहाँ से जो है अमोनिया और एयर का मिक्सचर जो है ऊपर उठा, ऊपर से पानी हमने गिराया, दोनों का जो है पैकिंग इसलिए रखा है कि दोनों का कांटेक्ट हो। कांटेक्ट में जो है लिक्विड वाटर जो है अमोनिया को डिजोल्व करके अमोनिकल वाटर के रूप में नीचे से अलग हो गया और क्लीन एयर ऊपर से हो गई। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन जो है इसका जो अगर हम बात करें फैक्टर में, तो इसका फेवरेबल कंडीशन आपका क्या होगा, प्रेशर। जितना प्रेशर ज्यादा रखोगे उतना ही अच्छे से सॉल्युबिलिटी इसकी होगी। लेकिन जो है अगर टेम्परेचर और दूसरा जो है, एक तो प्रेशर हो जाएगा और दूसरा टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, कम टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर कम रखेंगे उतना ही जो है सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, जो है अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर कम रखना है, प्रेशर ज्यादा रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है एब्जॉर्प्शन के टाइप अगर देखेंगे, अगर इसके टाइप देखेंगे तो टाइप में इसका दो टाइप होता है। एक तो होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा जो है होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है और एक दूसरा जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल में जैसे यहाँ पे नॉर्मली तो जो है फिजिकली इसको कह सकते हैं। अगर केमिकली की अगर बात करें तो जो है NO2 को जैसे H2O के साथ अगर हम करें तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगी। तो ये जो है एक तरह से आपका जो है केमिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। थोड़ा रिएक्शन वगैरह देख लेना, क्योंकि जो है अभी टाइम जो दोस्तों ज्यादा हो गई है, तो इसको केमिकल को देख लेना। रिएक्शन में जैसे नाइट्रिक एसिड का बनना जो है एक तरह से केमिकल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है चेंज, उसको देख लेते हैं। ये जो है एक तरह से, एक तो पहली पॉइंट ये हो गया प्रेशर का, दूसरा टेम्परेचर का, तीसरा जो है कितने टाइप के हैं, और चौथा जो है आपका जो है ये जो है एक्सोथर्मिक। ये क्या है दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें होती है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें जो हीट का इवोल्यूशन होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि हर बार ही ऐसा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जो है इसके उल्टा जो डिजॉर्प्शन के लिए इसका उल्टा हो गया कि इसमें जो है प्रेशर जो है आपका लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर जो है हाई रखना पड़ेगा, और ये जो है एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो है आप टेम्परेचर पहले देते हो, तो ये जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये थोड़े पॉइंट हैं जो है एब्जॉर्प्शन और स्ट्रिपिंग में। बाकी जो है और कुछ होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।